अब लिखिए आप लॉ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, ये सेक्शन वाले लॉज नहीं होते, ये लॉ हैं आपके जस्ट मतलब एक तरीके के रूल्स। तो यूजुअली क्या होता है, तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन में दो पार्ट में लेके जाइए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और रिटर्न टू स्केल। पहले सिर्फ ये चार्ट बनाइए मेरे साथ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को आप बोलिए एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। इसको लिखिए एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन। इसके लिए लिखिए एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। यहां लिखिए टू, और मतलब यहां लिखिए ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। पहले नोट्स बना लीजिए, इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। देन यहां लिखिए थ्री स्टेजेस। तीन स्टेज होती हैं, ऐसे बनाएंगे स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। यहाँ लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टीपी, एपी, एमपी, टीपी, एपी, एमपी। सिर्फ अभी नोट्स बनाने, समझना कुछ नहीं है। पहली पे लिखिए स्टेज वन में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। पूरा पूरा लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। एपी के लिए लिखिए इंक्रीजिंग, एमपी के लिए लिखिए इंक्रीजिंग। स्टेज टू में लिखिए इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। यहां लिखिए डिक्रीजिंग, यहां लिखिए डिक्रीजिंग। और स्टेज थ्री पे लिखिए डिक्रीजिंग, यहां लिखिए डिक्रीजिंग, और यहां लिखिए निगेटिव। स्टेज वन में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। स्टेज टू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग निगेटिव। सिर्फ लिख लीजिए, अभी कुछ ऐसा बहुत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसकी स्टेजेस जब मैं पहले यहाँ पे ये क्लियर कर लूँगा, उसके बाद इसकी स्टेजेस आपसे बनवाऊँगा। अभी इसको रोकते हैं लॉन्ग रन को, बस अभी पहले शॉर्ट रन पूरा करेंगे, जब लॉन्ग रन पे आएंगे तो यहाँ पर हम आपको स्टेजेस लिखवाएंगे। ये नोट हो गया? यस सर। अब मैं बात करता हूँ आपसे, क्या है बात। प्रोडक्शन तो हमें क्लियर चल ही रहा है कि प्रोडक्शन का मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। प्रोडक्शन गुड्स में भी हो सकता है और सर्विसेज में भी हो सकता है। प्रोडक्शन को करने वाले को बोलते हैं प्रोड्यूसर, और उसको जिन फैक्टर्स की मदद चाहिए होती है प्रोडक्शन करने में उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब जब आप सबके अंदर मैं मानता हूँ कि प्रोड्यूसर की आत्मा है, आप सारे प्रोड्यूसर हैं। अब जब आप प्रोडक्शन करने जाएंगे तो आपके ऊपर दो चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं, तो वेरिएबल प्रपोर्शन या रिटर्न टू स्केल। ये तय करेगा कि आप किस रन में हैं, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। मैं बताता हूँ, रन का मतलब टाइम है, यहाँ दौड़ना नहीं है आपने। रन का मतलब है टाइम। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन टारगेट जो आपको मिला है उसके लिए समय इतना कम है कि आपका जो कम से कम दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे आप, ये बात तो आपको तय है प्रोडक्शन करने के लिए। उनमें से एक फैक्टर में आप चेंज ही नहीं कर सकते, वन फैक्टर इज फिक्स्ड। मींस जैसे मुझे टारगेट दिया गया कि गौरव सर आप को बच्चे पढ़ाने 1000 और टाइम दिया गया 1 महीने में। फिजिकल क्लास की बात हो रही है। अब 1000 बच्चों के लिए मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, तो 1000 बच्चों के लिए मैं इमीडिएटली बिल्डिंग बना नहीं सकता, इमीडिएटली रेंट पे लेकर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास 500 बच्चों की बिल्डिंग है। तो ये जो 1 महीने का टाइम दिया गया, शॉर्ट रन है लॉन्ग रन है? भाई प्रोडक्शन करने के लिए एक तो मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा बिल्डिंग होनी चाहिए मेरे पास। बिल्डिंग में चेंज नहीं हो सकता, इतना कम समय है, शॉर्ट रन है। और मुझसे कहा गया आप 2 साल में 1000 बच्चे पढ़ाएंगे, और उसके लिए सपोज एक बिल्डिंग की जरूरत है और 2 साल में हम आराम से बिल्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा लॉन्ग रन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी जब आपको प्रोडक्शन करना होता है तो आपको ये देखना होता है इसमें प्रोडक्शन करने के लिए कितना समय है। अगर प्रोडक्शन टारगेट बड़ा है और मैं उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए अपने जो फैक्टर्स हैं उनमें चेंज भी कर सकता हूं तो वो कहलाएगा लॉन्ग रन, और चेंज नहीं कर सकता हूं तो वो कहलाएगा शॉर्ट रन। ये इन द सेम प्रपोर्शन वाली लाइन को अभी ध्यान मत दो लॉन्ग रन में। ठीक, जैसे अब हम यहां पर आपसे बात करते हैं। अच्छा, सभी बच्चों ने यूटिलिटी चैप्टर तो कर लिया है? मार्जिनल की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है पूरी? यस सर। मार्जिनल की कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? ईच एडिशनल। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने शेयर कर दिया था कि आप सब बच्चों ने मार्जिनल की कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपने ऑफिस का, मेरे ऑफिस का। मेरे ऑफिस के एग्जाम्पल में मैं आपसे ये बात कहता हूं कि मान लो मुझे, मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं। या इसको और एग्जाम्पल को लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोडक्शन करने जाते हैं तो प्रोडक्शन यूजुअली कैसे होगा? 2 फैक्टर से। एक फैक्टर यूजुअली लेबर होती है या स्किल्ड पर्सन होंगे, दूसरा कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे ऑफिस में जो बच्चे काम करने आ रहे हैं उन्हें हम लेबर मान लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि ऐसा कोई स्किल्ड जॉब नहीं है, अभी टेली अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो लेबर है मेरे ऑफिस में मान लीजिए। और सेकंड है मेरे पास कैपिटल, यानी एक तरीके का कंप्यूटर्स। अब मेरे ऑफिस में 4 कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर का ही स्पेस है। मेरे पास एक बच्चा काम कर रहा है, हम इसे लेबर नाम ना देके हम इसे आर्टिकल्स बोल लेते हैं, हम अपना स्टाफ बोल लेते हैं। बहरहाल इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही तो मेरा प्रोडक्शन होता होगा, स्टाफ काम करता है और कंप्यूटर्स यूज होते हैं। एक स्टाफ है, 4 कंप्यूटर्स हैं, एक सर्टेन प्रोडक्शन हो रहा होगा। सपोज हम 50 फाइल्स निपटा लेते हैं।
क्या आपको लगता है ये आइडियल कॉम्बिनेशन है? एक स्टाफ है, 4 कंप्यूटर्स हैं, नो सर, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ स्टाफ बढ़ाना चाहिए। मैंने स्टाफ बढ़ाया, 2 स्टाफ हो गए, 4 कंप्यूटर्स हो गए, मेरे पास मेरा आउटपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उससे बढ़ेगा। बढ़ेगा। सपोज हम 110 फाइल्स निपटाने लगे, ऐसे करते करते एक टाइम पे आके 4 स्टाफ 4 कंप्यूटर्स हो गए और हम जो है लगभग 250 फाइल्स करने लगे, 250 फाइल्स करने लगे। अब आप मुझे बताइए, ये 10 से 5 बच्चे काम करते थे, 10 to 5, और अब 4 स्टाफ हो गए मेरे पास और 4 ही हो गए मेरे पास कंप्यूटर्स, और हम लोग 250 फाइल्स निपटा लेते हैं। मेरे पास और वर्कलोड आया, मेरे पास और वर्कलोड आया, बताइए क्या करूं? और मैं कंप्यूटर नहीं बढ़ा सकता, स्पेस नहीं है इनफ। क्या मुझे स्टाफ बढ़ाना चाहिए या नहीं? नो सर, टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने स्टाफ बढ़ाया और मैंने जो नया स्टाफ रिक्रूट करा वो 5 to 8 वाला रखा, 5 बजे से 8 बजे, एक सेकंड शिफ्ट और शुरू कर दी। उसमें भी 4 स्टाफ आया, और यानी अब टोटल स्टाफ हो गए 8। तो पहले 4, फर्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4। इन चारों ने भी कुछ प्रोडक्शन बढ़ाया होगा मेरा या नहीं बढ़ाया होगा? यस सर, बढ़ाया होगा। इसके बाद मेरे पास और काम आता है, कंप्यूटर्स में नहीं बढ़ा सकता हूं, टाइमिंग भी एग्जॉस्ट हो गए, 8 बजे के बाद काम नहीं कराया जा सकता। क्या करूं मैं, एक स्टाफ और रखूं या नहीं? नो सर। अगर मैं एक स्टाफ और रख लेता हूं तो ये क्या करेगा, ये नवा स्टाफ, ये स्टाफ को कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, बाकी लोगों से बातें करेगा, बातें करेगा तो ये काम बढ़ाएगा या काम खराब करवा देगा? खराब कराएगा। खराब करवाएगा। पूछेगा और क्या चल रहा है घर में, कितने लोग हैं, क्या है, यहाँ बड़ी गर्मी हो रही है ऑफिस में, या सर थोड़ा कम आते हैं, या सर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, यही फालतू की बातों में उलझा देगा। अब ज़रा मेरा एग्जाम्पल समझना दोबारा, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ। सबसे पहले 4 स्टाफ थे, 4 कंप्यूटर्स थे। पहला एक स्टाफ था, एक कंप्यूटर्स था, ये 50 फाइल्स कर रहा था। जब 4 स्टाफ 4 कंप्यूटर्स तक हम बढ़े तो हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा होगा? टोटल प्रोडक्शन सेम स्पीड में बढ़ रहा होगा या ज्यादा बढ़ रहा होगा? सेम स्पीड में। आप खुद एक बात सोच के देखिए, एक ही बंदा है, उसे ही सारे काम करने पड़ रहे होंगे, टाइपिंग भी उसे ही करनी पड़ रही है, डिजाइनिंग भी उसे करनी पड़ रही है, सपोज कुछ करना है, हर चीज उसे करनी पड़ रही है। भले ही 3 कंप्यूटर आइडियल्स हैं मगर सारे काम उसे करने पड़ रहे हैं, जिनमें वो एक्सपर्ट है भी या नहीं भी है। अगर हम 3 अलग अलग और लोगों को अपॉइंट कर देंगे, मान लीजिए टैक्सेशन का वर्क भी यही बंदा कर रहा है, ऑडिट का भी यही कर रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का भी यही कर रहा है, सारा काम पहले बंदा ही कर रहा था, 4 कंप्यूटर्स थे, एक ही बंदा था, यही सारे काम कर रहा था। क्या आपको लगता है ये उतना एक्सपर्ट तरीके से काम कर पा रहा होगा या हैफजर्ड रह रहा होगा? अब हमने 4 अलग अलग बंदे अपॉइंट कर दिए, 4 इस पर कर दिए, क्या मेरा प्रोडक्शन उसी स्पीड से बढ़ा होगा या ज्यादा स्पीड से बढ़ा होगा? क्योंकि हर स्पेशलाइज्ड आदमी हर स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है। तो बेटे ऐसे में जो एक बंदे से 50 फाइल हो रही थी, 4 बंदे से 200 नहीं होंगी, 4 बंदे से होंगे 250 फाइल्स। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइज्ड बंदा स्पेशलाइज्ड काम करेगा। पहले तो एक ही बंदा था, सारे काम उसी को करने पड़ रहे थे, तो वो स्पेशलाइज था या नहीं था? ऑडिट भी उसे करना है, अकाउंटिंग भी उसे करनी है, टैक्सेशन भी उसे करना है, हर काम उसे करना है। नाउ इसके बाद हमने इन 4 बंदों के बाद कुछ और बंदे रखे, 5 to 8 पर्सन। क्या ये पर्सन भी उतना ही काम कर रहे होंगे जितना पहले वाले 4 कर रहे होंगे, या उससे ज्यादा कर रहे होंगे, उससे कम कर रहे होंगे? ये 10 से 5 काम कर रहे थे, ये 5 बजे से 8 बजे तक 4 बंदे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। सर कम काम कर रहे हैं, टाइम कम है।
टाइम कम है, इनका प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यानी टोटल, अच्छा टोटल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या टोटल भी घटा देंगे? ये टोटल भाई बढ़ाएंगे। 250 फाइल हो रही थी, मैंने 4 बंदे और रखे शाम को, तो 4 बंदे 250 कर रहे थे, मैं सोच रहा था बाकी 4 500 करेंगे, बट इन लोगों ने 400 फाइल से निपटाई। यानी 250 से मेरी फाइल्स हो गई 400। यानी पहले वाले 4 लोग, जरा ध्यान से समझिए, पहले वाले 4 लोग 250 फाइल्स निपटा रहे थे, अगले 4 आए, इनकी वजह से टोटल प्रोडक्शन हो गया 400। यानी इन्होंने प्रोडक्शन तो बढ़ाया बट उतना नहीं बढ़ाया जितना बढ़ाना चाहिए था। 500 करना चाहिए था ना, फर्स्ट 4 250 कर रहे हैं तो नेक्स्ट 4 को भी 250 करना चाहिए, टोटल 500 हो जाता, लेकिन टोटल प्रोडक्शन हुआ 400। क्या ये लोग इनएफिशिएंट लोग हैं या इनकी गलती नहीं है, टाइम की गलती है? टाइम की गलती है। तो ऐसे में क्या मैं इनको जिम्मेदार ठहरा सकता हूं या नहीं? नो सर। नो सर। तो दे आर नॉट इनएफिशिएंट, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है इस प्रोडक्शन करने में कि हमारे पास टाइम की कमी है। इसके बाद नवा बंदा आया, 9th पर्सन, इससे क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन और बढ़ेगा या टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा? कम होगा सर। कम हो जाएगा। जरा समझिए, पहले टोटल की बात करिए, अब जरा मेरी बात समझिए इस लॉ को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा सर, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहलाता है? एक आदमी 4 कैपिटल, 4 कंप्यूटर्स, इनका रेशो क्या है 1:4। इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किस चीज में बढ़ा सकता हूं? केवल स्टाफ है, तो 2 स्टाफ 4 कंप्यूटर जाएंगे, प्रोपोर्शन चेंज हो गया। 4 स्टाफ 4 कंप्यूटर, प्रोपोर्शन चेंज हो गया। 8 स्टाफ 4 कंप्यूटर, प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। 9 स्टाफ 4 कंप्यूटर, क्योंकि एक चीज तो फिक्स्ड है ना। जब एक चीज फिक्स्ड है तो दूसरी चीज चेंज होने से लगातार प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। प्रोपोर्शन हमारा लगातार चेंज होगा। शॉर्ट रन है, एक फैक्टर फिक्स्ड होगा। टोटल प्रोडक्शन की पोजीशन देखिए, स्टेज 1, हम स्टेज 1 उसको मानते हैं जहां पर हमारा फिक्स फैक्टर खाली पड़ा है और हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए बढ़ रहे हैं। तो स्टेज 1 है 4 बंदों तक पहुंचने तक। तो पहले एक बंदा काम कर रहा था 4 कंप्यूटर्स पे, फिर 2 बंदे आए 4 कंप्यूटर पे, 3 आए और 4 आए, ये हो गई स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है, जब हम पूरा यूटिलाइजेशन करने जाते हैं। तो ऐसे में हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर किस रेट से बढ़ेगा? जितना पहला वाला काम कर रहा था उसी रेट से या ज्यादा तेजी से? इंक्रीजिंग रेट से। रीजन क्या होगा? क्योंकि स्पेशलाइज्ड आदमी को स्पेशलाइज्ड काम मिलेगा। अभी हम बुक से देखेंगे। फिर आ गई हमारी 5 बजे से 8 बजे तक काम कराने वाली बात, वो हो गई स्टेज 2। इसका मतलब स्टेज 2 वो होती है जहां पर्सन तो बढ़ेंगे बट उन्हें उतना फिक्स्ड फिक्स फैक्टर उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। पहले वाले 4 लोगों को कितने टाइम कंप्यूटर यूज करने को मिला? जितना कर सकते थे वो, 7 घंटे। सेकंड वाले बंदों को कंप्यूटर यूज करने को तो मिला, बट क्या पहले वाले बंदों के बराबर ही मिला या कम मिला? तो ये टोटल प्रोडक्शन पहले बताइए, कुछ तो बढ़ाएंगे या कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे? कुछ कंप्यूटर पे काम करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे। कुछ बढ़ाएंगे। क्या उतनी तेजी से बढ़ाएंगे जितने फर्स्ट वाले बढ़ा रहे थे? नो सर। तो ये इंक्रीज तो करेंगे टोटल प्रोडक्शन, बट रेट इनकी कैसी होगी? डिक्रीजिंग। बहुत टेक्निकल है ये, मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। स्टेज 3, जिसको फिक्स एसेट मिली ही नहीं, जिसको फिक्स फैक्टर यूज करने के लिए मिला ही नहीं, सिर्फ वही आ गया, बाकी कुछ है ही नहीं। क्या ये टोटल प्रोडक्शन बढ़ाएगा या खराब करेगा? कम करेगा। कम करेगा, डिक्रीज। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये है खेत, ठीक है, फील्ड, बड़ी फील्ड है, सिर्फ एक ही आदमी इस पे काम कर रहा था। ये प्रोडक्शन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? क्या बहुत प्रोडक्शन कर पा रहा होगा? यहां तक तो ये पहुंच ही नहीं पा रहा, बड़ी फील्ड है। तो क्या हो रहा है, ऐसे हमारी फील्ड आइडियल रह रही है। जैसे हमारा कंप्यूटर आइडियल थे, एक आदमी 4 कंप्यूटर्स में से 3 तो खाली रहते थे। तो क्या ये, अगर आप इस खेत को देखते हैं और आप प्रोड्यूसर हैं, तो क्या आप एक ही आदमी को रखेंगे या इस खेत के पूरे यूटिलाइजेशन तक के लोग रखेंगे?
पूरे यूटिलाइजेशन। पूरे यूटिलाइजेशन। आपने क्या करा, एक आदमी और अपॉइंट करा, एक आदमी और अपॉइंट करा, एक आदमी और अपॉइंट करा, इन सब ने फील्ड को पूरा पूरा यूज करना शुरू कर दिया। इतनी सी फील्ड फिर भी खाली रह गई, इतनी फील्ड खाली रह गई। सबने काफी काफी फील्ड यूज करी, मगर इस फील्ड तक हर एक का अपना कोटा ऐसा था कि वो यहां इस फील्ड पर काम करने लायक उनकी अपनी फील्ड से टाइम बच ही नहीं पाता था। अब ये जो फील्ड खाली रह गई जरा सी, क्या इस पे मुझे लेबर अपॉइंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इसे खाली छोड़ देना चाहिए प्रोडक्शन लॉ के हिसाब से? सर करनी चाहिए। करनी चाहिए। मैंने यहां पर भी एक आदमी लेके आया। अब ये जो पहले वाले 4 लोग थे जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, क्या ये वाला आदमी भी इतना ही करेगा? नो सर। क्या कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा? थोड़ा बहुत करा इसने। मैंने इसे बुलाया, मैंने डांटा, मैंने कहा यार तुम देखो, इससे सीख लो, इतना बढ़िया ये चारों लोग काम कर रहे हैं, तुम कुछ भी ना कर रहे हो, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर रहे हो। मैंने इसे डांटा, क्या डांट खाने का हकदार है या नो सर। नहीं? नो सर। क्या ये इनएफिशिएंट है या इनएफिशिएंट नहीं है? नहीं है। नहीं है। सिर्फ इसकी गलती क्या है, इसको फिक्स फैक्टर उतना नहीं मिल रहा जितना बाकी लोगों को मिला। इसके बाद सारी लैंड यूज होने लगी, मैंने इसकी बात समझ ली, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जाके काम कर, जितना बना रहा है उतना ठीक है। इसके बाद एक मेरा रिश्तेदार आ गया, बोला साहब मुझे भी खेत पे लगा दो। अब खेत पे जगह तो है नहीं, हमने उसे भी लगा दी, यहीं कहीं घुसा दिया। अब ये जहां खड़ा हुआ वहां की पैदावार खराब करेगा, बाकी लोगों से बातें करेगा, कहेगा और लंच पे नहीं चल रहे, इतना टाइम हो गया, लंच तो कर लो, चलो चाय पी लो, ये कर लो वो कर लो। अब बताइए मेरे प्रोडक्शन की पोजीशन क्या होगी? सर कम होगी। कम होगा। क्या उसके लिए ये जिम्मेदार है या इस बेचारे को मिली ही नहीं फील्ड? सर पैसे तो फील्ड नहीं मिली। क्या ये बंदा खराब बंदा है, या इसको फील्ड नहीं मिल रही तो ये क्या करे, फिर बातें ही करेगा? यस सर। तो आप जरा मुझे बात समझने की कोशिश करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक टेबल समझाता हूं। आपको लग रहा होगा कि सर टॉपिक के लिए अभी बुक से लिटरेचर नहीं उठा रहे। ये रही लेबर, ये रही टोटल आउटपुट, ये रहा मार्जिनल। लेबर, टोटल, मार्जिनल। अभी आपने मार्जिनल समझा, एवरेज के बारे में बात करी। पहली लेबर 10 यूनिट बना रही है, दूसरी के आने के बाद 22 हो जा रहा है, तीसरी के आने के बाद 36 हो जा रहा है, चौथी के आने के बाद 40 हो जा रहा है, और पांचवी के आने के बाद 38 हो जा रहा है। ये 5 लेबर हमने लगाई है, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आपको जरा बताना है मार्जिनल कितना है। फर्स्ट वाले ने कितना बनाया? मार्जिनल का मतलब हर बंदे ने कितना आउटपुट किया। फर्स्ट वाले ने कितना बनाया? 10। सेकंड वाले ने कितना बनाया? 12। थर्ड वाले ने, अरे तीसरे के आने के बाद टोटल 36 हो गया, 2 के बाद 22 था, तो तीसरे ने कितना बनाया? 40। फोर्थ वाले ने कितना बनाया? 4। और फिफ्थ वाले ने कितना बनाया? -2। -2। लेबर के साथ अगर फील्ड की बात करूं, लैंड में नहीं बढ़ा पा रहा, हर एक के साथ लैंड एक ही है, तो क्या ये प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले एक लैंड पर 1 लेबर थी, फिर एक लैंड पे 2 लेबर थी, एक लैंड पे 3 लेबर थी, तो क्या प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है? Yes, sir. अगर ये प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट रन है, हम लैंड में चेंज नहीं कर पा रहे, इसलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलेंगे। इसलिए लैंड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये माना जाएगा हर एक में लैंड कॉमन है। नाउ आप क्या बता सकते हैं स्टेज 1 किस जगह तक थी? Sir, 3. 3 लोगों तक। यहां तक टोटल बढ़ा, देखो एक ने 10 बनाया, एक ने 10 बनाया, तो 2 को कितने बनाने चाहिए थे? 20, लेकिन 2 बना रहे हैं 22, यानी प्रोडक्शन हो रहा है और तेजी से हो रहा है। 2 22 बना रहे हैं, तो 3 लोगों ने कितना बनाना चाहिए था? 33, बट 3 बना रहे 36, यानी प्रोडक्शन हो रहा है और तेजी से हो रहा है। इसका मतलब तीनों में कोऑर्डिनेशन हो रहा है और हर बंदा अपना स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है। कोई भी ऐसा इंसान काम नहीं कर रहा जो उसका अनस्पेशलाइज हो, इसलिए तीनों में कोऑर्डिनेशन होकर प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, तीनों को सफिशिएंट लैंड एलोकेट हो रही है। चौथा आया, इसने प्रोडक्शन तो बढ़ाया बट उतना नहीं बढ़ा पाया, तो ये कौन सी स्टेज का सिग्नल हो गया? Sir, second. सेकंड। तो फोर्थ वाले को बुला के डांटा जाए? नो सर। इसका मतलब फोर्थ वाला कम क्यों बना पा रहा है? क्योंकि उसको जितनी फील्ड मिलनी चाहिए वो उस प्रोपोर्शन में नहीं मिली।
फिफ्थ वाले ने तो काम ही खराब कर दिया, इसको तो पीटा जाए। No, sir. यस सर। पीटा जाए इसे, या तुम्हें No, पीटा sir. जाए? फिफ्थ, लगता है को पहली बात। हाँ, अगर फिफ्थ को पीटने की बात कर रहे हैं तो पहले आपकी पिटाई होगी। फिफ्थ बंदे ने प्रोडक्शन कम करा, इसको पीटा जाए, या ये कहेगा मुझे लैंड ही नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? नहीं मिल रही। तो पहली बात, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कभी भी लेबर इनएफिशिएंट नहीं होती है। प्रोडक्शन जो ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है उसमें लेबर की गलती नहीं होती, सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात होती है। पहली स्टेज की अगर मैं बात करूं, ये है स्टेज नंबर 1, ये है मेरी स्टेज नंबर 2, और यहां से शुरू होती है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 1 की रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां मैं बोलूंगा फिक्स्ड फैक्टर अवेलेबल एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उतना ही अवेलेबल है। इसका सेकंड रीजन है स्पेशलाइज्ड लेबर, मतलब लेबर डज द वर्क यानी लेबर हैज हिज स्पेशलाइज्ड वर्क, हर एक के पास वो काम है जिसमें वो एक्सपर्ट है। सेकंड, ये स्टेज 2 आई, इसकी रीजन क्या है? फिक्स्ड फैक्टर अवेलेबल बट नॉट प्रॉपर, बट उतना अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए। और थर्ड स्टेज की बात करूं तो फिक्स्ड फैक्टर Not available. इज नॉट अवेलेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस बुक तो ऐसी ऐसी बातें करेगी कि चक्कर आ जाएंगे, पहले आप लॉजिक समझ लो। कोई दिक्कत यहां पे? No, sir. नो सर। नहीं। अब जरा देखें, स्टेज 1 टीपी बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में मार्जिनल भी बढ़ रहा है। स्टेज 2 टीपी बढ़ रहा है बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे में मार्जिनल कम हो रहा है। थर्ड वाला 14 बना रहा था। फिफ्थ, टीपी घट रहा है, मार्जिनल नेगेटिव हो रहा है। आइए स्टेजेस चेक करें। टीपी बढ़ रहा है तेजी से, टीपी बढ़ रहा है कम तेजी से, डिक्रीजिंग। मार्जिनल क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है। कोई समस्या है यहां पे? No, sir. नो सर। क्लियर हो गया? नेहा नॉन इकोनॉमिक्स यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब मेरी बात जरा और सुनिए, यानी यहां तक की तो बातें हमें समझ में आ गई, अगर वो रीजन मांगेंगे वो भी बात हमें क्लियर हो जाएगी। टीपी एमपी ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। एपी की बात करें, एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा? एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन यूनिट्स, नंबर्स। अगर मैं एवरेज बनाऊं यहां पे, एक आदमी 10 बना रहा है तो उस आदमी का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया? 10। दो लोग 22 बना रहे हैं तो ऑन एंड एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा? 11। 3 लोग 36 बना रहे हैं, 12, 10, और ये हो गया समवेयर 7.6। टोटल के बेसिस पे ही होता है। एवरेज सब में बराबर बांट दो, मार्जिनल सिर्फ आपने क्या बनाया जरा देखो। पहली लेबर ने 10 करा तो मार्जिनल 10 है, दूसरी के आने के बाद 22 हो गया तो सेकंड वाले ने क्या किया? वो मार्जिनल है, सर 12 बनाए। ऑन एंड एवरेज इन दोनों ने क्या बनाया? 11। तो एवरेज एक खतरनाक वर्ड है, उसमें अगर आगे वाला अच्छा है तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, सब में बढ़ जाएगा। मार्जिनल में सेकंड ने जो बनाया वो सेकंड का ही रिकॉग्नाइज्ड होगा। अगर हमें इनाम देना हो तो हमें एवरेज वर्ड यूज करना चाहिए या मार्जिनल? मार्जिनल। मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेता हूं और मैं रीमा से कहता हूं एवरेज बता दो, तो रीमा क्या करेगी? सारे बच्चों के नंबर जोड़ेगी, डिवाइडेड बाई सारे बच्चों की संख्या और एवरेज बता देगी। बताओ किसको इनाम मिलेगा? कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड? नहीं पता थर्ड चला। वाला। थर्ड वाला? Sir, पता ही नहीं चलेगा।
पता नहीं चलेगा, ऐसे तो बोल सकते हैं। थर्ड वाला कहाँ से आएगा? ठीक है। दूसरा, ये जो पता नहीं, कुछ बातें मैं समझ नहीं पाता हूँ, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात, अगर हम एवरेज की बात करें, आपका टेस्ट लें और टेस्ट लेने के बाद हम सारे बच्चों को डिवाइड करके एवरेज मार्क्स देते, तो हमें क्या पता लगेगा कौन बढ़िया है? जितने अदिति के आएंगे उतने आदित्य के, आर्यन के, काव्य के। तो अगर आप लोगों को पोजीशंस लेनी है और मुझे आप लोगों में पता करना है कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, तो मुझे हर एक का इंडिविजुअल नंबर पता होना चाहिए या एवरेज से काम चल जाएगा? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल तो हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए बच्चों मार्जिनल इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब एवरेज दिया है, तो शुरुआत में जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, हर अगला वाला बेटर कर रहा है, तो एवरेज कैसा होता जाएगा? बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा। तो स्टेज नंबर 1 में बढ़ेगा, स्टेज नंबर 2 में अगले वाले ने उतना बेटर परफॉर्म नहीं किया तो एवरेज गिरेगा और फिर गिरता ही जाएगा। एवरेज कभी निगेटिव नहीं होता। तो एवरेज इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज। सर एवरेज निगेटिव क्यों नहीं होता? बेटे एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन यूनिट्स। टोटली जब निगेटिव नहीं हो रहा, ये ऊपर वाली चीज माइनस नहीं है, नीचे वाली भी नहीं है, तो माइनस में क्यों आएगा? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? No, sir. तो बस इतनी बात को ध्यान में रखकर आप बस ये वाले पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। कल बुक में क्या होगा वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल तो संडे है, मतलब मंडे में, राइट? चलिए, ओके, यस सर। Good morning, Thank you, sir. sir. बाय बाय Thank you, sir. बाय।